नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनमानी वसूली पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जारी किया है व्हाट्सएप नंबर। आप भी अपने घर में इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। जो लोग न्यूज 18 इस वक्त देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मैं भी बताता हूं एक बार, 9354357073। एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं, 9354357073। इस मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं भी कोई मनमानी वसूली करता है तो उसकी आप जिला प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। 9354357073 पर आप शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित इस पर शिकायत कर सकते हैं। हॉस्पिटल की मनमानी वसूली पर लगाम लगेगी। महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से बड़ी खबर, हॉस्पिटल की मनमानी पर लगाम लगेगी। ये बाकायदा जिला प्रशासन ने नंबर जारी किया है व्हाट्सएप का, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। और बातचीत करने के लिए अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रशासन ने यहां पर सख्ती दिखाते हुए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके जरिए पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि जिला प्रशासन को लंबे समय से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उसके साथ मनमानी वसूली कर रहे हैं। जो निजी अस्पताल है उसको लेके जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर मनमानी करते हैं कोई भी निजी अस्पताल कोरोना के पेशेंट से बिल के मामले में, तो व्हाट्सएप के द्वारा जिला प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। और जिला प्रशासन उसमें जांच करने के बाद जो संबंधित अधिकारी की विवेचना पे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो कार्रवाई जो की जाएगी महामारी एक्ट के तहत की जाएगी। तो जिला प्रशासन ने एक व्हाट्सएप जारी करके, नंबर जारी करके लोगों को सहूलियत देने का काम किया है। जी फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति अगर कोई एक्शन लेता है या कोई कार्रवाई करता है तो क्या अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त हो सकते हैं? देखिए, इसमें जिला प्रशासन ने ये कहा कि जो जिला प्रशासन और शासन के द्वारा जो निर्धारित कोरोना के टेस्ट की जांच हो या फिर जो ट्रीटमेंट में दिया जाने वाला खर्चा है, तो वो निर्धारित किया गया है। उसमें ये कहा गया कि जो तीमारदार हैं, अगर वो इस तरह की शिकायत करते हैं कि अस्पताल ने ज्यादा उनसे वसूली की है, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके परिजनों से ज्यादा वसूली की मांग कर रहे हैं, तो उसमें अगर जांच निकल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोरोना का कहर देश में देखने को मिल रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अब कोरोना गांव की ओर पांव पसार रहा है। सरकार अब गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रही है। वहीं सीएचसी में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर, वाराणसी में आपको बता दें कि 50-50 बेड बढ़ाए जाने के आदेश दिए गए हैं। सभी सीएचसी में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहां पर सीएचसी में 50-50 बेड बढ़ाने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। और गांवों की तरफ जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, संक्रमण वहां पर फैल रहा है, उसको देखते हुए लगातार ये सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सभी सीएचसी में वहां पर बेड बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं। इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव के पास चलते हैं लखनऊ। राजीव, क्या निर्देश दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों को लेकर के और किस तरीके से सीएचसी और पीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है? देखिए अनुपम, जिस तरह से पंचायत चुनाव के बाद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर न सिर्फ हर एक गांव में लगातार टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, वहीं जो चिकित्सा सुविधा है उसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि शहरों में तो चिकित्सा से जुड़ी सुविधाएं पहले से मौजूद है, लेकिन ये संक्रमण अब गाँव में बढ़ रहा है। तो ऐसे में वहाँ की जो सीएचसी पीएचसी हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में बेड होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए और पर्याप्त मात्राओं में दवाइयां होनी चाहिए, जिससे जो ग्रामीण इलाके की गरीब जनता है उसको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और उसको एक जो सरकारी रेट है उन आधारों पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके, ताकि वो अपने लोगों की जान बचा सके। इस क्रम में गन्ना विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश का गन्ना और आबकारी विभाग मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्रामीण इलाकों में स्थित सीएचसी में
एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएगा, जिसके जरिए 30 से 50 मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। इसके लिए सभी 75 जिलों में जिन सीएससी में इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाना है, उसके जिलाधिकारी और सीएमओ द्वारा संबंधित जिले के उनका चिन्हित कर लिया गया है, उनकी लिस्ट बिल्कुल शासन को भेज दी गई है। आपके पास और उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं। उमेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या मेरठ और आसपास की बेल्ट की बात करें तो क्या तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं? ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए अनुपम, कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और मेरठ मंडल में एक विशेष प्रयास ये किया जा रहा है कि अब यहाँ जरूरतमंद होम आइसोलेटेड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होम डिलीवरी करवाई जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, गाँव में कैसी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की और गाँव में स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार आप लोग अभियान चला रहे हैं, गाँव-गाँव में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ट्रैकिंग और टेस्टिंग का अभियान चलाया जा रहा है। एक दिन में लगभग हमारे यहाँ 55 से 60 हज़ार मकानों का ग्रामीण इलाकों में सर्वे करने का लगभग लक्ष्य है और हमारी टीम है 1300 करीब टीम है गांवों के अंदर, जिसके अंदर हमारे यहाँ आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा आदि, और वो हर घर जाके लोगों को लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं और जो भी लक्षण युक्त लोग हैं उन सबको हाथ के हाथ दवाई दे रहे हैं और साथ टेस्टिंग भी की जा रही है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, क्या स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? सर, ये अभियान 5 मई से अभी प्रारंभ हुआ है, 9 मई तक ये अभियान चलेगा और इसमें अभी तक करीब हमारे द्वारा 1,60,000 घरों का भ्रमण किया जा चुका है, जिसमें करीब 4,094 लोग अभी लक्षण युक्त पाए गए हैं। उन सभी की टेस्टिंग हुई है और पिछले 3 दिनों में करीब 61 लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं और जो लोग मिल रहे हैं उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं और जो इस तरीके के संक्रमित गाँव में लोग मिल रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है और अब सभी जगह जो भी गाँव में है वहाँ पर किट उपलब्ध है और लोगों को ये, जैसे राज्य सरकार की मंशा है कि जहाँ पे भी हमें लक्षण युक्त व्यक्ति मिले उस तक वहीं तक ही दवाई पहुँचे, तो वो पहुँचाया जा रहा है और सभी को दिया जा रहा है। और जहाँ पे टेस्टिंग हमारे सेंटर हैं वहाँ पर भी जिन लोगों की टेस्टिंग लक्षण युक्त लोगों की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास, उपेंद्र के पास रुक करते हैं। उपेंद्र, बताइए वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं बड़ी खबर अनुपम बता दूं कि वाराणसी से दोनों नामों का चयन हो गया है। जिन 2 सीएससी पर जो है ये बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और ऑक्सीजन का बैकअप बनाना है, वहां के लिए एक नरपतपुर सीएससी का चयन हुआ है और दूसरा एक सीएससी है जिसका नाम अभी फाइनल हो रहा है, जिसको अभी ताजविंग नहीं किया गया है। तो ये शाम तक ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी डीएम की ओर से और इन दोनों जगह पर जो शासन की मंशा है, गन्ना विभाग और आबकारी विभाग मिलकर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक प्लांट, ऑक्सीजन का एक बैकअप तैयार करेंगे। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अब ये बता रहे हैं 1 मई से लेकर और अब तक 7 मई तक के जो आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि अब टाइप 3 के जो शहर हैं, यानी कि जो बनारस से सटे हुए जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये जो टाइप 3 के शहर हैं, यहाँ पर अचानक से केस की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में अब एक मजबूत बैकअप प्लान, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमी बिहार का हिस्सा हो, बनारस पे ही डिपेंड है। तो ऐसे में बनारस की जहाँ पर एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है, यहाँ पे आयुर्वेद जो अस्पताल है वहाँ 200 बेड का जो है व्यवस्था कर दी गई है और इसके साथ साथ जो सीएससी है उन 2 सीएससी को भी अब ऑक्सीजन से युक्त किया जाएगा, ताकि जो स्थिति है और जो आशंका है अनुपम कि अब जो टाइप 3 से बढ़ोतरी होगी, केस बढ़ के मिलेंगे, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए ये पूरा प्लान तैयार हुआ है। क्योंकि आंकड़े जो हैं वो सरकार के पास पहुंच गए हैं और शायद इसीलिए इन आंकड़ों के आधार पर अब गांव पर फोकस हो रहा है। टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ साथ 15,000 किट अब तक गांव में पहुंच गई है, जिनको जो लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको बांटने के लिए। क्योंकि जो पंचायत चुनाव के बाद जो लगातार गांव से अब जो नतीजे वो आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, वो बेहद जिसे कह सकते हैं अलर्ट करने वाले हैं और शायद इसीलिए अब तैयारी का है कोई भी शहर हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, अब इन शहरों से सटे हुए जो शहर हैं, कस्बाई शहर हैं, टाइप 3 शहर हैं, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे, रामगोपाल हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल,
वहां पर क्या स्थिति है? ग्रामीण अंचलों में क्या जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनका कोई असर दिखाई दे रहा है? अनुपम, सबसे पहले जो बड़ा अपडेट यह है कि गोरखपुर में करीब 500 नए बेड बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। और अगर हम इसकी बात करें तो 2 अभी CSC PSC की चयन हो चुका है, एक हरनही और दूसरा चौरी चौरा, जहां पे 50-50 बेड के जो कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और यहीं पे ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जाएगा। इसी के साथ जो 150 बेड का बड़हलगंज क्षेत्र में बनना है, ये भी एकदम ग्रामीण इलाका है, गोरखपुर और मऊ जिले का बॉर्डर है। वहाँ पे राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो है ये 150 बेड का हॉस्पिटल बनना है, जिसमें 50 बेड वेंटिलेटर होगा और 100 बेड ICU लेवल का होगा। और वहाँ पे आज से जो है ऑक्सीजन पाइप की सप्लाई किस तरीके से होगी, इसकी तैयारी भी तेज हो गई, क्योंकि रात में ही जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, उसके बाद से अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और आज शाम से वहां पे काम भी शुरू हो जाएगा। दूसरी जो और एक बड़ी खबर है वो BRD मेडिकल कॉलेज से है। यहां पे 50 बेड का जो वेंटिलेटर है वो और बढ़ाया जाएगा और वो प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। आने वाले सोमवार या मंगलवार तक ये 50 बेड गोरखपुर आ जाएंगे, यानी कि अगले हफ्ते में 50 बेड वेंटिलेटर के शुरू हो जाएंगे और साथ ही 100 बेड ICU के भी शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो गोरखपुर में 100 बेड का L2 लेवल का हॉस्पिटल शुरू करने जा रहा है, यानी कि फुली ICU लेवल का हॉस्पिटल शुरू करने जा रहा है। उसके लिए उसको स्पोर्ट्स कॉलेज का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो आवंटित कर दिया गया है, बात हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने से वो भी हॉस्पिटल क्रियाशील हो जाएगा। उपेंद्र आपका, उमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बीच नोएडा में आपको बता दें कि नया कोविड अस्पताल भी शुरू हो गया है। 50 बेड का कोविड अस्पताल आज से शुरू हो रहा है। नोएडा स्टेडियम की शूटिंग रेंज में इस अस्पताल को बनाया गया है। अस्थायी कोविड अस्पताल आज से शुरू हो रहा है। 80 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती है। इसमें L1 यानी कि 90 से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल के मरीज ही इसमें भर्ती हो सकेंगे। CSR के माध्यम से तैयार किया गया है अस्थायी कोविड अस्पताल। अडानी ग्रुप ने यहां पर ज्यादा अंशदान इसमें दिया है। अस्थायी कोविड अस्पताल आज से शुरू किया जाएगा। 80 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को इसमें भर्ती किया जाएगा। तो नोएडा में आपको बता दें कि CSR के माध्यम से इस अस्पताल को तैयार किया गया है। इधर वाराणसी में DRDO ने BHU में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया है। आज इस अस्पताल का ट्रायल रन शुरू होगा। 750 बेड के अस्पताल का 10 मई को PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। तो DRDO ने आपको बता दें कि इस अस्पताल को तैयार किया है और DRDO के द्वारा तैयार इस अस्पताल का आज से ट्रायल रन शुरू होगा। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में 750 बेड हैं और 250 बेड का ICU विंग रखा गया है। प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी कुछ देर में बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर लखनऊ से निकलेंगे। इस दौरान वो कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संभव है कि योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाएं, जिसको देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। तो 2 जिलों का दौरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में निकलेंगे। 11 बजे का वक्त तय था, बस कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इन 2 जिलों में जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, कोविड प्रोटोकॉल और साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण को लेकर के उठाए गए कदमों की यहां पर स्थिति को देखेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिए गए उनका जमीन पर बेहतर इंप्लीमेंटेशन किया है। आपको बता दें कि लगातार जिन जिन जिलों से शिकायतें मिल रही थी वहां पर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में है, इसीलिए बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार हैं। 24 घंटे में मिले 4,01,078 केस। मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 4,187 मरीजों की मौत हुई है। 3,18,000 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। ये फिगर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आज फिर ये आंकड़े 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोविड संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है
कि जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाएं 3 दिन में रिलीज की जाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से जब्त दवाएं रिलीज कराने के लिए संपर्क करें। हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में जानकारी दी है कि 28 दिनों में 77 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण मौत हुई है। अभी कई जिलों से जानकारी आना बाकी है। उसे अगली सुनवाई पर पेश करने की मोहलत मांगी गई है। कोर्ट को बताया गया है कि कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को सरकार ने 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के बीच मेरठ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने मेरठ में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर्स पर फोन कर जरूरतमंद ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जानकारी ले सकते हैं। वहीं मेरठ के कमिश्नर ने कहा कि ऑक्सीजन और जरूरी सामान, जीवन रक्षक सामान की कालाबाजारी और स्टॉक करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है, जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से, तो वो हमारे पास क्योंकि डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से महक करके जो हमारी टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव हुई। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंगना रनौत ने इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट पर कंगना रनौत ने ये जानकारी दी है अपने तमाम फॉलोअर्स को कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। बड़ी खबर, कंगना रनौत लगातार पिछले वक्त में चर्चाओं में रही हैं और फिलहाल यहां पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है, तब भी कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद की जान को जोखिम में डालकर मौत को दावत दे रहे हैं। वैसे सरकार ने कोरोना संक्रमण के होते विस्तार को देखते हुए लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। तस्वीरों में देखिए, फैजाबाद से लेकर ललितपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर इटावा तक और मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक इन जिलों में लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाहर निकलकर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। इन लोगों को भी नहीं पता कि कब कोरोना किसको चपेट में ले लेगा। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस दावे पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने खुद गौमूत्र पीने का दावा किया है। इसका वीडियो भी शेयर किया गया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं। आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे, आप एक सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए, मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। बांदा के नरनी कोतवाली के बेहरका खदान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि खदान माफिया किसानों को टारगेट कर रहा है और हवाई फायरिंग कर डराने की कोशिश कर रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहार का बोरंग खदान को लेकर किसानों के साथ खदान माफिया का विवाद चल रहा है। इसको लेकर लगातार माफिया किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में देखिए, कुछ गाड़ियों के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने किसान और उनके 3 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज की है।